हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम हमारा जो 11th क्लास का हिंदी का जो एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा था उसी को इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 को समझ लिया था। ठीक है, 1 2 3 4 मैंने 4 चैप्टर एकदम लाइन वाइज लाइन समझाते हुए उनको पूरा कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो तो उनको भी देख लेना आप। इस वीडियो के अंदर हम जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है इस किताब का उसको पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है इसके जो लेखक हैं उनका नाम है शेखर जोशी। ठीक है, और ये जो चैप्टर है इसका नाम है गलता लोहा। तो सबसे पहले हम लेखक का एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 1932 में अल्मोड़ा में हुआ था, उत्तरांचल के अंदर। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसके अंदर कोशिका कटवार, ये इनकी बहुत अच्छी कहानी है। ये एक कहानीकार हैं जो कहानियां लिखा करते थे। ठीक है, तो कोशिका कटवार, साथ के लोग, दाजियो, अलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये इनके कहानी संग्रह हैं। और इनका एक शब्द चित्र संग्रह भी है जिसका नाम है एक पेड़ की याद। और इनको सम्मान, पहल सम्मान इनको एक मिला था। और इनका निधन अभी रिसेंटली ही हुआ है, 2022 के अंदर ही इनका निधन हुआ है। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ और थोड़ी सी चीजें दी हुई हैं, अगर आप पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ सकते हो। अब हम इनकी जो ये कहानी है, ठीक है, गलता लोहा, इसी के बारे में कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसको हम रीड कर लेते हैं। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना कम है, वास्तविक अर्थ में अर्थ गंभीर उतना ही अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों से चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जाति अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कसौट के सच्चाई भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। ठीक है, तो ये जो कहानी है ये शायद कुछ हमारे सामने जातिगत जो भेदभाव हमें समाज के अंदर देखने को मिलता है उसको केंद्र में रखकर लिखी गई है। और इसके अलावा मतलब जातिगत भेदभाव को दूर करके व्यक्ति किस तरह से भाईचारे में घुल मिल जाता है, ठीक है, उन सब चीज को लेकर कहानी लिखी गई है। कहानी पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या बात कही जा रही है। ठीक है, तो इसके अंदर एक कैरेक्टर आएगा शायद मोहन करके और एक कैरेक्टर आएगा धनराम लोहार करके। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो हम चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है गलता लोहा। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। ठीक है, ये जो टोला होता है ना, देखो अभी के टाइम पे भी वैसे होता है। कई जो गांव होते हैं वहां पर जो गांव के अंदर जो लोग बसते हैं वो अलग अलग जातियों के लोग बसते हैं। ठीक है, अगर किसी कोई एक गांव है उसके अंदर अगर किसी इलाके में अगर ये ए नाम की जाति रहती है तो थोड़ा उसके बगल में बी नाम की जाति रहती होगी, सी नाम की जाति रहती होगी। तो ये जो अलग अलग प्रकार के जो लोग रहते हैं अलग अलग जाति के, तो उनको टोला भी कहा जाता है एक प्रकार का। ठीक है, तो मोहन जहाँ शिल्पकार का जो टोला रहता था वहां पर मतलब थोड़ा मुड़ जाता है। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की ही वह अनुगोज शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की कनक जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। ठीक है, तो ये जो मोहन है शायद ये जो धनराम करके जो व्यक्ति है ये लोहार है, लोहे का काम करता है। लोहे को गलाना फिर उसको कोई आकार देना उसका काम करता है। तो शायद उससे ये मिलने जाता है और जब वो इस तरह लोहे का जो काम करता है उसको देखकर इसके अंदर कुछ उत्सुकता जागती है, इस काम के प्रति उत्सुकता जागती है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। लंबे बेंट वाले हसबू को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई
कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कर आएगा। बूढ़े बंशीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा। हसबू यानी ये जो हसबू शब्द दिया हुआ है ना, हसबू, हसबू यानी होता है जो हंसिया होता है ना, जिससे हम घास वास काटते हैं, उसको हसबू कहा जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर मोहन है ना, वो इस मतलब ये सोच के निकला था कि चलो जाकर मैं खेत के अंदर ये जो काट छाट करके थोड़ा साफ सफाई कर दूंगा। ठीक है, शायद ये जो वहां पर नाम दिया हुआ है ना बूढ़े बंशीधर, ये जो बंशीधर है ये मोहन के पिताजी का नाम है बंशीधर। ठीक है, तो याद रखना। तो उनके पिताजी बूढ़े हो गए तो वो सब ये काम नहीं कर सकते। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वो अभी अब वैसे कहाँ पर वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उसमें सहारा पाने की नियत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था। ठीक है, तो उनके जो पिताजी हैं वो पंडित थे, पुरोहितगिरी करते थे। ठीक है, और भाई अब व्यक्ति जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है तो उसका शरीर इतना साथ नहीं देता है, और अगर पंडितगिरी तुमको करनी है तो फिर पंडितगिरी के अंदर जो चीजें करनी पड़ती हैं, जो नियम कानून फॉलो करने पड़ते हैं, वो अब शरीर नहीं कर पा रहा होगा। तो फिर जो पंडित वर्ग के जो लोग होते होंगे वो थोड़ा उल्टा सीधा उनको बोलते होंगे, या फिर अब उनके अंदर खुद भी निष्ठा नहीं बची हुई है कि वो ये सब कर सके। तो इसकी वजह से जो पंडितगिरी से भी, पुरोहितगिरी से भी जो उनको कमाई हो जाती थी वो भी फिर हो नहीं पाती थी। अब वो कुछ कह रहे हैं यहाँ पर, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था, अब मुश्किल ही लग रहा है। यही 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, और कुछ समझ में भी नहीं आता। ठीक है, तो शायद वो अपना एक अनुभव शेयर ये कर रहे हैं, मतलब कि चंद्रदत्त नाम का कोई व्यक्ति होगा। ठीक है, वहां पर उनको कुछ रुद्री पाठ करना होगा। अब उनका 2 मील खाली थोड़ा सीधी चढ़ाई चढ़नी है, उतना भी वो अब चढ़ नहीं सकते, मतलब उनका अब शरीर कुछ ज्यादा ही बूढ़ा हो गया है। ये एक एग्जाम्पल से वो समझा रहे हैं कि वो कितने बूढ़े हो गए हैं। मोहन उनका आशय ना समझता, वो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का ना उसे अभ्यासी है और ना वैसी गति। ठीक है, तो अब भाई जो वंशीधर जी थे उनका बेटा है मोहन। ठीक है, उसे ये जो पंडितगिरी करना, इस तरह से अनुष्ठान करके पैसा कमाना, ये सब चीजें उतना उसे पसंद नहीं थी और उसे उतना आता भी नहीं था। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई। ठीक है, तो वो ज्यादा भाव भी नहीं देता था अगर उसके पिता कुछ कहते भी थे तो। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला जाता था, लेकिन हसबू की धार पर हाथ फेरते ही उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। ठीक है, तो जब वो खेत में गया और उसने जब सोचा कि चलो हंसिए से मैं अब घास काटता हूँ, तो उसे पता चला कि उसका जो हंसिया है वो एकदम मथरा हो गया, मतलब कुंद हो गया, काट नहीं सकते हैं, उसकी जो धार थी वो कम हो गई है। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे। एक मिनट, नहीं, यहाँ से है। धनराम अपने बाएं हाथ से दौकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट कर रहा था, और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्थान के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारीखी निगाहों से देख रहा था। तो शायद ये जो मोहन है वो धनराम जो लोहार है उसके पास जाता है, शायद अपनी जो हंसिया है उसको सही कराने के लिए। ठीक है, अब वो देख रहा है कि ये धनराम में किस तरह से काम कर रहा है, और फिर उसको कुछ पूछता है, ये मोहन पूछता है, पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि मास्टर त्रिलोक सिंह, एक ये नया कैरेक्टर आया है, मास्टर त्रिलोक सिंह, ये टीचर है, अब गुजर गए होंगे। ठीक है, तो मोहन पूछता है कि शायद वो तो मर गए होंगे ना, वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। शायद ये है कि मोहन और धनराम ये दोनों बचपन के मित्र हैं। ठीक है, अभी अपने बचपन की कुछ बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार अपने जो टीचर थे त्रिलोक सिंह वो तो शायद मर गए होंगे ना। तो धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई, वो बोला मसाब। ठीक है, मसाब भी क्या आदमी थे लला। ठीक है, अब मास्टर की जगह मसाब। ठीक है, तो धनराम बोल रहा है कि यार वो जो मास्टर जी थे वो बहुत बढ़िया आदमी थे, अभी पिछले साल ही गुजरे हैं, मतलब 1 साल पहले उनकी मृत्यु हुई है। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों ही हो कर हंस दिए, कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। ठीक है, तो इनके पुराने टीचर थे और फिर उनकी बातें करते हुए उनको उनकी पुरानी चीजें याद आ जाती हैं। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। अब ये लोग अपनी पुरानी बातों में खो रहे हैं। ठीक है, तो उसी की बातें हो रही हैं। तो त्रिलोक सिंह हैं वो अपना हुक्का पीकर, ठीक है, निकलते हैं
उसकी की तरफ आते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया। कड़े स्वर में वो पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? ठीक है, ये सब अभी जो धनराम और मोहन है, ये अपनी कुछ पुरानी बातों को याद करते हुए चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। कहानी इस तरह से आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी त्रिलोक सिंह है, वो आगे पूछते हैं कि भाई प्रार्थना हो गई है। सारे बच्चे शांत हो जाते हैं यहाँ पर, ये जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका असमवेत स्वर पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज? ठीक है, तो ये जो त्रिलोक सिंह है वो पूछते हैं, ठीक है, कि भाई आज मोहन नहीं आया है क्या? तो मोहन उनका चहेता शिष्य था। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो त्रिलोक सिंह था, त्रिलोक सिंह जो थे टीचर, उनका चहेता फेवरेट स्टूडेंट कौन था? तो मोहन था। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ते में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। ठीक है, मतलब पढ़ने लिखने में भी अच्छा था, गाता भी अच्छा था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। ठीक है, और वो मॉनिटर भी था और ये प्रार्थना भी गाया करता था। मे भी आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्या प्रार्थना गाई जाती थी? तो हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, याद रखना ये। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल ना आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान भी सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उसकी फजड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते थे। ठीक है, तो मतलब ये होता भी यही था पहले के टाइम पे कि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उन्हें उन्हीं से ज्यादा टीचर से क्वेश्चन पूछते थे, वो आंसर दे देते थे, तो उनको ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि जाओ जो जिन लोगों ने आंसर नहीं दिए उनको जाके मारो। अब नहीं होता है, परंतु पहले ऐसा होता था, करते थे टीचर्स लोग बहुत सारे। तो मोहन ये काम करता था, पकड़ इसका कान और लगवा इसके 10 उठक बैठक, ये सजा दी जाती थी। वे आदेश देते थे। धनराज भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बैत खाए थे, कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। ठीक है, तो जो धनराम है, जो लोहार बन चुका है, वो उसने भी इस तरह से बहुत मार खाई थी और अपने मित्र से ही मार खाई थी। फिर भी भले थोड़ी बहुत ईर्ष्या तो होती थी, चिढ़ता तो था, परंतु एक स्नेह भाव भी था धनराम को मोहन से। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह उसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। ठीक है, तो ये जो धनराम है, एक तो ये था वो इसलिए भी ज्यादा नहीं बोलता था या फिर ज्यादा ईर्ष्या नहीं करता था क्योंकि उसका जातिगत कुछ अंतर था। शायद धनराम जो था वो कोई थोड़ा अलग जाति से था, है ना। उस समय का जो समाज था वो जाति प्रथा से बहुत ज्यादा ग्रसित भी था। ठीक है, तो उस टाइम पे धनराम जिस जाति से आता होगा वो नीची जाति होगी, और जो हमारा मोहन है वो भाई पंडित है, ऊंची जाति से होगा। तो इसलिए भी वो उसके माइंड में पहले से कंडीशनिंग कर दी गई होगी कि भाई बड़ी जाति का व्यक्ति है तो इसे नहीं बोल रहा है, वो जो कर रहा है वो सही होगा। और धनराम वो गांव के दूसरे खेतियार या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल में मुंह देख पाया था। ठीक है, तीसरा दर्जा यानी वो सिर्फ 3 क्लास ही पढ़ा है, तीसरी क्लास तक ही पढ़ता है धनराम। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनुआ 13 का पहाड़ा सुना तो। ठीक है, धनुआ से 13 का पहाड़ा पूछ लेते हैं त्रिलोक सिंह। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। ठीक है, तो पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था, वो भी 13 का पहाड़ा। 13 कम 13, 13 दूनी 24। सटाक एक सट्टी उसकी पिंडलिया पर मस्त साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। उससे उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। ठीक है, तो उसको भाई पढ़ती है, जब वो बोल नहीं पाता है 13 का पहाड़ा, फिर डंडी टूट जाती है जिससे उसको मारते हैं, तो फिर बोलते कि जा तू एक नवी डंडी लेकर आ, फिर तेरे को मैं 13 का पहाड़ा याद करवाता हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था, और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता था जैसे वो अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। ठीक है, मतलब मजबूत डंडा लेके आते थे बच्चे, अगर लेकर आते भी थे तो।
धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय मास्टर साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वह फिर लड़खड़ा गया था। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने के बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी। ठीक है, मतलब इस बार त्रिलोक सिंह ने उन्हें उसको मारा नहीं, धनराम को मारा नहीं, परंतु कुछ बोला, जबान से कुछ ऐसी चाबुक लगाए, कुछ इतना तीखा बोला। देखते हैं क्या बोला। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। ठीक है, तो मतलब बोल देते हैं कि भाई तेरे दिमाग में लोहा भरा है, तू लोहार का बेटा है, तो भाई तेरे लिए तुझे विद्या कहाँ से आएगी। ठीक है, और फिर उससे काम निकलवाने के लिए उनको क्या दे देते, दरातियां निकाल कर उन्हें थोड़ा धार लगाने के लिए। ठीक है, तो शायद जो दरातियां होती है उसकी धार तेज करने के लिए उसको पकड़ा देते कि जा तेरे घर पे इन दरातियों को थोड़ा धारदार बना देना। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोखने फूकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर धन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बैत चुनने की छूट दे देते थे, वहां गंगाराम, ये गंगाराम जो है ये धनराम के पिता का नाम है। ठीक है, तो याद रखना, इसका चुनाव स्वयं करते थे। जरा सी गलती होने पर छड़ बैत हत्ता जो भी हाथ लग जाता था उसे उसी से अपना प्रसाद दे देते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे थे। ठीक है, तो जो मास्टर त्रिलोक सिंह हैं वो तो नॉर्मल पढ़ाई जब कराते थे उसको, धनराम को तो मारने के लिए चलो उसको ऑप्शन देते थे कि जाओ तुम जो डंडा चुनोगे उससे तुमको मार पड़ेगी। ओके, और कभी कभी छोड़ भी देते थे, परंतु समय के साथ जो गंगाराम थे धनराम के पिता, उन्होंने अपने बेटे को अपना जो उनका लोहार का काम था वो धीरे धीरे सिखाना शुरू किया। और सिखाते टाइम पे वो एक चीज ये करते थे कि वो ऑप्शन नहीं देते थे, अगर गलती होती थी तो उसी टाइम पे प्रसाद दे देते थे उनको। ठीक है, धनराम को उसी टाइम पे मार पड़ जाती थी। ठीक है, तो एक दिन आगे चल के अचानक से उनकी जो धनराम के पिताजी हैं गंगाराम, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। फिर आगे का सारा जो पेशा होता है वो धनराम खुद स्वयं संभालने लगता है। प्राइमरी स्कूल को सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया था। तो साधारण हैसियत वाले यजमान की पुरोहित करने वाले बंशीधर तिवारी, ठीक है, बंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। ठीक है, तो जिस तरह से प्राइमरी स्कूल पार करके उसको छात्रवृत्ति मिल जाती है, स्कॉलरशिप मिल जाती है ना, मोहन को, तो भाई जो त्रिलोक सिंह है वो बोलते थे ना कि भाई मोहन बहुत आगे चल के नाम कमाएगा, नाम रोशन करेगा स्कूल का, वो साबित होता दिखता है। और जो बंशीधर हैं वो भी फिर थोड़ा सपने सोचने लगते हैं कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिखकर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनका आंतरिक इच्छा थी। ठीक है, तो मोहन पढ़ लिख ले तो थोड़ा घर की गरीबी दूर हो जाए, ऐसा वो सोच रहे थे। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। आगे की पढ़ाई के लिए जो कुछ स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। तो स्कूल कितनी मील दूर था? 4 मील दूर था। ठीक है, उस टाइम के स्कूल थोड़े दूर हुआ करते थे, इतना पास पास में स्कूल नहीं होते थे। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। ठीक है, तो एक ये भी था कि यार पुराने टाइम पे जो लोगों के ज्यादातर स्कूल थे ना वो नदी पार ही हुआ करते थे, तो लोग कहानियां सुनाया करते थे कि भाई जब हम स्कूल जाया करते थे तो हम पहले तो नदी से मतलब नदी को पार करके फिर स्कूल पहुंचते थे। तो ये जो मोहन है, ये इसका भी जो स्कूल है, जो आगे का स्कूल है, वो नदी पार करके जाना पड़ता है उसको, और बरसात के मौसम में तो और दिक्कत पड़ती है। तो बंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखवा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मंदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्वासनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करा करते थे। ठीक है, तो भाई बेटा इतना मेहनत करके आता था तब थक हार जाता था, और जब इतना थक हार जाएगा तो सही में थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो थोड़ा मोटिवेशन देने के लिए वो पुराणों की कथा सुनाया करते थे। ठीक है, कि पुराणों में जो बच्चे विद्यार्थी हुआ करते थे वो किस तरह से मेहनत करते थे, वो सारी कहानी सुनाकर थोड़ा सा उसका उत्साह बढ़ाने की कोशिश करते थे मोहन के पिता। तो वर्षों की
दिनों में, वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था, तो पहाड़ की दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए थे। अनुभवी घसियारों ने तो तेजी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद बंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। मतलब यहाँ पर एक घटना ये बताई जा रही है कि किस तरह से मोहन नदी को पार करके इधर उधर स्कूल जाया करता था। ठीक है, तो ज्यादा कठिन ना हो इसकी वजह से पिता ने क्या किया, उसी जहाँ पर स्कूल था वहीं पर किसी यजमान के यहाँ पर ही मतलब मोहन के रहने खाने की व्यवस्था करवा दी गई। ठीक है, तो होता ये था कि जब नदी उतर जाती थी तो जो मोहन था वो छुट्टियां में घर आ जाया करता था, ऐसा करते थे। परंतु यहाँ पर एक घटना ये बताई गई है कि एक बार होता ये है कि जब मोहन है वो नदी पार कर रहा होता है, तो अचानक से कहीं पर बरसात ज्यादा हो जाने से नदी का जो बहाव था और जो तेज था और जो लेवल था वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो जो थोड़ा अनुभवी घसियारे होते हैं वो तो जैसे तैसे नदी को पार कर जाते हैं, परंतु पानी का लेवल बढ़ जाने से जो मोहन है वो जैसे तैसे मतलब नदी को पार करता है। अगर कुछ थोड़ी गलती हो जाती तो मतलब वो बह सकता था, उसे कुछ हो सकता था। तो जब मोहन के पिताजी को ये बात पता चलती है तो थोड़ा वो घबरा जाते हैं और उनको थोड़ा चिंता होती है कि यार अगर इस तरह से रहा तो आगे चल के कोई भी घटना घट सकती है। तो भविष्य को लेकर वो चिंता में थोड़े पड़ जाते हैं। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों, ठीक है, अब यहाँ पर एक नया व्यक्ति आ रहा है रमेश, और ये कहाँ का था, लखनऊ का था। तो एक बिरादरी के ही मतलब इसके रिश्तेदार में ही है, मोहन के रिश्तेदार में ही है, ये अच्छे परिवार से आता है रमेश। तो लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया था। बातों बातों में बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की। तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जताई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वो मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दे। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। तो ये रमेश है, अच्छे परिवार से है, लखनऊ से आया है, शहर का बंदा है। तो उसके सामने बंशीधर जब मोहन की पढ़ाई की बात रखते हैं तो रमेश जो है वो एक राय ये देता है कि एक काम करो, मोहन को मेरे साथ लखनऊ भेज दो, मैं वहां पर उसका पढ़ाई वढ़ाई का सब देख लूंगा। हमारे वहां पर 4 लोग रहते हैं, तो 4 लोगों में एक और 5 और बढ़ जाएगा तो कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। तो शायद अब मोहन शहर जाएगा। बंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए। उनकी आंखों में पानी छलकने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। ठीक है, तो उन्हें अच्छा लगता है कि भाई कोई हमारे रिश्तेदार ही कुछ हमारा भला सोच रहा है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गाँव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। ठीक है, तो अब मोहन शहर जा चुका है। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाएं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाची और भाभीियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। तो भाई शहर में गया है और शहर शहर होता है, ठीक है, वहाँ 36 प्रकार के काम होते हैं लोगों को। तो जो उनकी चाची भाभी हैं और भी गली मोहल्ले की जो चाची भाभी हैं उनके छोटे मोटे काम वो करने लगा था। ठीक है, मोहन थोड़ा दही ला दो बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे आओ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दो। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे काम उसको मिलते रहते थे, तो वो कर भी देता था। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। ठीक है, अब ये रमेश इसको मोहन को ले तो आया लखनऊ के अंदर, परंतु उसको एक नौकर की हैसियत जितना मतलब उसको सम्मान देता था, उससे भी बहुत बुरी स्थिति इसकी हो रही थी यहाँ पर। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। ठीक है, और मोहन को भी समझ में आने लगा था कि भाई यहाँ मैं जिस हिसाब से आया हूँ वो पूरा हिसाब किताब यहाँ पर गलत है। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। मतलब शहर में तो ले गया है उसको, छोटे मोटे किसी स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया गया है। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। ठीक है, तो भाई वो होशियार था, गाँव के अंदर होशियार बच्चा था मोहन, पर शहर में एक तो जिस तरह का माहौल है वो उसे सही नहीं लगता है, लोग तरह तरह के काम करवा रहे हैं, उससे थक जाता है, तो उसका पूरा पूरा पढ़ाई बिगड़ने लगता है।
तो उसका जीवन एक बंदी बधाई लेख पर चलता रहा। ठीक है, साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। ठीक है, अगला दर्जा यानी अगली कक्षा, मतलब मोहन को गांव जाने का मौका भी कब मिलता था? गर्मियों के अंदर मिलता था, गर्मियों की छुट्टी में। और गर्मियों की छुट्टी में भी तभी मिलता था जब रमेश या फिर रमेश का कोई घर वाला गाँव जाता था, तो ही उसको संग में भेजा जाता था। नहीं तो बहाना ये बोल दिया जाता था कि इसलिए नहीं भेज रहे हैं उसको कि जो मोहन है उसको अगले कक्षा की तैयारी करनी है, उसकी अगली कक्षा जो आने वाली है उसकी पढ़ाई उसको करनी है, इसकी वजह से वो अभी नहीं आ पाएगा। ये बहाने से उसको नहीं भेजते थे। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। बंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। ठीक है, अब भाई होता है जब आप मतलब आपकी स्थिति कुछ ज्यादा ही खराब हो तो आप उस स्थिति के बारे में आपके परिवार के साथ इस कारण से भी कभी कभी शेयर नहीं करते हो कि अगर मैं अपनी स्थिति के बारे में ज्यादा बता भी दूंगा तो मेरे परिवार वाले और ज्यादा दुखी हो जाएंगे, तो आप उससे बचते हो। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप आज के टाइम पे अगर आप किसी इस तरह की परेशानी से गुजर रहे हो तो आपके फैमिली के अंदर आप जिसको ज्यादा करीबी मानते हो, समझदार मानते हो, उसके साथ शेयर जरूर करना चाहिए। आपको कभी भी झेलना नहीं चाहिए चीजों को। तो देखो आगे क्या होता है कहानी के अंदर। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गाँव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घुमा फिरा कर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए पास मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखाने और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। तो भाई वो एक बार गांव होकर आ गया है, और गांव होकर जब वापस लखनऊ आता है तो उसे पता चलता है कि रमेश के घर के जो लोग हैं वो उसकी आगे की पढ़ाई को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और रमेश के घर वालों का तर्क ये है कि भाई इसको अगर बीए एमए करा दिया तो भाई बीए एमए वाले तो आज के टाइम पे ऐसे ही मारे मारे फिर रहे हैं, उनको कुछ काम काज तो मिल नहीं रहा है। तो इसको एक पढ़ाई कोई ऐसी कराई जाए जो इसको कोई काम सिखाए। फिर काम का अगर कोई सीख जाएगा, कोई पैसा सीख जाएगा, कोई हुनर सीख जाएगा ये, तो उसके बदले में इसको काम मिलना आसान होगा, पैसा आसानी से कमा सकेगा ये। ठीक है, तो मतलब वो स्किल्स सिखाने पर जोर दिया जा रहा है यहाँ पर। तो फिर उसका एक किसी तकनीकी स्कूल के अंदर जहाँ पर स्किल सिखाया जाता है, जैसे आईटीआई होता है, डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं जहाँ पर प्रोफेशनल कोई चीज़ सिखाई जाती है आपको, उसके अंदर इसका एडमिशन हो जाता है मोहन का। और फिर वहाँ पर वो पढ़ाई करता है और फिर 1.5-2 साल में कोर्स फिनिश करने के बाद वो तरह तरह की जो फैक्ट्री या फिर कारखाने होते हैं, ठीक है, जो उसने काम करना सीखा है उसके कारखाने और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगता है कि भाई उसको जॉब मिल जावे। बंसीधर से जब कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपना स्वप्न भग्न की जानकारी देने के साहस नहीं जुटा पाए। ठीक है, तो भाई पंडित जी जो बंसीधर जी जो है उनको तो भाई वो सपने देख रहे हैं कि मेरा बेटा लखनऊ में पढ़ रहा है, शहर में पढ़ रहा है और बड़ा अफसर बन के लौटेगा। और ज़्यादातर जो गाँव के इलाके से जो बच्चे आते हैं उनके माता पिता मतलब कुछ इसी तरह के सपनों में खो जाते हैं। जब अगर उनका बच्चा थोड़ा पढ़ने लिखने में अच्छा हो और वो शहर में पहुंच जावे, ठीक है, तो वो थोड़ी ज़्यादा उम्मीदें करने लगते हैं और उसका घाटा उनको भी होता है, उनके बच्चे को भी होता है। वो भी प्रेशर में जीते हैं, बच्चा भी प्रेशर में जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही वही स्थिति हो रही है। जो बंसीधर है जब उनको सच्चाई पता चलती है कि उनका बेटा तो भाई जैसे तैसा कुछ पढ़ाई कर रहा है और फिर जैसे तैसे नौकरी करेगा, तो फिर वो एक तो उनका जो सपना टूटा है उससे उनको दुख होता है, प्लस वो दुनिया वालों को भी मतलब कुछ कहने के लायक नहीं बचते हैं और खुद की शक्ल दिखाने लायक नहीं बचते हैं। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। ठीक है, तो धनराम ने एक बार पूछा कि भाई हमारा जो मित्र है मोहन वो क्या कर रहा है। तो घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षा देकर वो बड़े पद पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब भाई धनराम है वो तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसे तो जो बता दो वही सच मान लेगा। तो उसको तो ये जो बंसीधर है वो बता देते कि भाई जो मोहन है वो सेक्रेटरीट बन गया है। ठीक है, और भी आगे चल के और भी बहुत बड़े पद पे पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था, ऐसा होना ही था।
उसने सोचा दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर बंशीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लाला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। ठीक है, तो जो धनराम है वो तो सोचता है कि चलो अच्छा है, हम तो जानते ही थे जो मोहन है वो पहले से ही बहुत ज्यादा समझदार था, वो जरूर आगे चल के बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और बन भी जाता है, ऐसा धनराम सोचता है। अब देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। ठीक है, तो ये देखो मैंने जैसा कि बात की थी कि ये सारी जो बातें अभी हो रही है कल्पनाएं चल रही हैं, यहाँ वहाँ की बातें सब एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं धनराम और मोहन। ठीक है, अब ये वर्तमान में वापस आ जाते हैं, मतलब सपनों की दुनिया से आज की दुनिया में वापस आ जाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या बात होती है। तो त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के अश्वों के पाल को बेत से निकालकर भट्टी पे तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। ठीक है, तो भाई जो मोहन है वो अपना हसबू लेकर आया था, हंसियां लेकर आया था उसको सही कराने के लिए। तो धनराम उसको लेकर उसको ठीक करने लगता है। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेत पर पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। ठीक है, तो ये धनराम बोलता है कि थोड़ी गलती हो गई है तो मुझे माफ करना, पर तुमने फालतू में कष्ट उठाया। पंडित जी किसी और के हाथों भी अगर भिजवा देते तो भी मैं उस टाइम पे मतलब कर देता उनका काम। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हसुए को हाथ में लेकर वह फिर वही बैठा रहा जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी नहीं रही हो। ठीक है, तो वो लेकर वो शांति से बैठा रहता है। सामान्य तौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना होता नहीं था। ठीक है, उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के लिए इस सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनका मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जो रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर एक बात ये बताई जा रही है कि उस टाइम पर गांव के अंदर जो जाति प्रथा चलती थी उसमें ये माना जाता था कि जो बड़ी जाति के लोग हैं वो छोटी जाति वालों के यहाँ ज्यादा उठना बैठना करते नहीं थे। अगर थोड़ा कुछ काम के सिलसिले में भी आना जाना किया भी जाता था तो खड़े खड़े काम निपटा कर चले जाते थे। मतलब उनके साथ बैठना भी एक मतलब बहुत विरोध वाली बात मानी जाती थी। सोचो उस टाइम का समाज कितना बेकार समाज था, और आज के टाइम पर भी गाँव में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो शहर के अंदर थोड़ी जाति खत्म हो गई है, थोड़ी दिखती नहीं है हमें, पर शहर में भी जाति हमको देखने को मिलती है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है। पर ये जो मोहन है वो शहर में थोड़ा, और कोई व्यक्ति शहर से होकर आ जाता है ना तो सच में थोड़ा बहुत प्रभाव ये रहता है कि शहर जाति को थोड़ा बहुत धुंधला बना देती है, जाति थोड़ा सा खत्म कर देती है शहर। तो आगे देखते हैं हम। धनराम मन ही मन में उसके व्यवहार के असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। ठीक है, तो फिर मोहन के ऐसे हावभाव देकर थोड़ा धनराम भी थोड़ा सोचना पड़ जाता है, पर वो अपना काम करने लगता है। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से सड़सी पकड़कर जब वो दूसरे हाथ में हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घट से सिराना फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। तो शायद धनराम है कोई गोल चीज बना रहा होगा तो वो ढंग से फिट नहीं बैठ रहा था। ठीक है, वो ट्राई कर रहा है कि हो जाए सही। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच देकर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धोखनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते हुए फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुगढ़ गोले का रूप दे डाला। ठीक है, तो भाई मोहन खड़े खड़े देख रहा था ये धनराम जो काम कर रहा है ये क्या काम है। फिर अचानक से उसको क्या उसका माइंड घूमता है, वो खुद उस धनराम के हाथ से वो चीज मतलब लेकर वो खुद उसको सही से फिट कर कर, ठीक है, उस पर जो भी धोकनी होती है और फिर जो हथौड़ा होता है उसको उससे मतलब पीट कर उसको सही गोल रूप दे देता है। ये मोहन करता है। ठीक है, तो मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम का कुछ का चूक का मौका नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के
एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह संकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। ठीक है, तो धनराम को बस इस चीज का ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ कि भाई है ना, मोहन ने उसका जो लोहे का उसका जो काम था, वो जो कर रहा था, वो उसको एकदम ठीक तरीके से करके दिखा दिया। परंतु आश्चर्य इस बात का था कि एक पंडित वर्ग का, पुरोहित वर्ग के व्यक्ति ने, है ना, लोहार जाति का जो काम होता है या फिर वो जाति है, उसका काम अपने हाथों में लेकर उसको करके दिखा दिया। ठीक है, तो मतलब वो जाति वाली चीज यहाँ पर धनराम सोच रहा है। तो धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, जिसमें न स्पर्धा थी न कि किसी प्रकार की हार जीत का भाव। ठीक है, और चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो मोहन है, उसने जो लोहे का जो काम अपने हाथ में ले लेता है वो, और उसको करके दिखाता है। ठीक है, और शांति से, यहाँ पर ना कोई जाति है ना कोई हार जीत की चीज है, बस वो देख रहा है कि उसने कुछ बनाया है। यहाँ पर वो एक सर्जक बना है। ठीक है, उसने कुछ करके दिखाया है, उसी को एक साफ आंखों से वो देख रहा है। ठीक है, उसके चेहरे पे एक चमक है। तो इस तरह से चैप्टर फिनिश हो जाता है। ये चैप्टर जो शेखर जोशी ने लिखा है, इस कहानी के माध्यम से वो बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि जाति जो होती है ना, जाति की वजह से समाज के अंदर कितना भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर जो धनराम है, उसके साथ जाति की वजह से कितना भेदभाव होता है, और मोहन है, उसके साथ भी एक जाति के साथ, जाति के कारण एक भेदभाव देखने को मिलता है। वो पंडित वर्ग से है तो भाई उसे यजमानगिरी करनी है, पुरोहितगिरी करनी है, ये एक नियम देखने को मिलता है हमें। और है ना, वो अपना मन चाहा काम नहीं कर सकता है। ठीक है, अब क्या पता उसने जो वो कारीगरी का काम सीखा था, तकनीकी का काम सीखा था, वो लोहे का काम ही सीखा हो, क्योंकि शहर के अंदर कोई जाति नहीं होती है भाई। यहाँ पे अगर आपको कारखाने में कोई काम करना पड़ रहा है तो उसको वो कोर्स आपको करना पड़ेगा। आपकी जाति देखकर कोर्स नहीं कराया जाता है। तो पहले जाति देखकर ही व्यक्ति कोर्स करता था, काम सीखता था। ठीक है, तो वो इस कहानी में दिखाया गया है। और एक ये भी दिखाया गया है कि व्यक्ति की पढ़ाई जो होती, जो व्यक्ति नॉर्मल पढ़ाई पढ़ता है, उसके कंपेयर में वो जो काम करके सीखता है, काम द्वारा जो सीखता है, काम की जो पढ़ाई होती है, वो उसके जीवन में ज्यादा काम आती है। उस चीज को एक दिखाया गया है। और एक भाईचारा के ऊपर भी यहाँ पर चीज देखने को मिलती है कि देखो, यहाँ पे ये जो धनराम है ना, और वो जो मोहन है, ये लोग की अगर जाति हटा दी जाए तो ये दोनों आपस में कितने अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, दोनों मतलब अच्छे मित्र हैं, एक दूसरे के साथ मतलब अपना दुख बांट रहे हैं, या फिर उनके जो बचपन की चीजें हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं, वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ आया होगा। कहानी के अंदर जो मेन फैक्चुअल चीजें थी उसको मैंने हाईलाइट किया है। आप अगर अब ये जो क्वेश्चन है, इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैंने लाइन वाइज लाइन पूरा चैप्टर समझाया है। ठीक है, तो अगर फिर भी आपको चैप्टर के अंदर कोई बातें समझ नहीं आई है, कोई चीज़ आपको कन्फ्यूज़न लग रही है, ठीक है, तो आप कमेंट करना, मैं उस कमेंट का पर्सनली आंसर देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना। और फिर अब हम अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 को समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।